नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गोरखियानी शब्द जो है उत्तराखंड में इतना क्रूर और अन्यायी शासन के प्रतीक के रूप में क्यों जाना जाता है। तो आज हम पूरा इसका जो है विश्लेषण करेंगे। हम करेंगे गोरखा शासन, इसका पूरा डिटेल में हम जानेंगे, इसके परिणाम, इसके कारण, जितनी भी चीज़ें थी जो उसके प्रभाव पड़े हैं लोगों पर, आम जनता पर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा उत्तराखंड में जो है गोरखा शासन, उसको समझेंगे अच्छे से। और ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बारीकी से पूरी चीज़ें समझाई गई हैं। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समूचे देश की भांति उत्तराखंड में भी समय समय पर विभिन्न राजवंशों का शासनकाल रहा, जैसे कुणिन, पौरव, वर्मन, कत्यूरी, चंद, पवार आदि। चंद व पवार शासनकाल में उत्तराखंड पर विदेशी शासक गोरखाओं ने आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। मूलतः गोरखा नेपाली मूल के थे, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। जो गोरखाली थे ये मूलतः कहाँ के थे? नेपाल से आए थे और ये नेपाली थे, जिन्हें गोरखा के नाम से भी जाना जाता था। इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में गोरखों ने जब कुमाऊं पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कब? 1790 में। कहाँ पर? कुमाऊं पर, ठीक है। तब कुमाऊं में चंद शासकों में आपसी प्रतिबद्धता के कारण जो है फूट पड़ी हुई थी। उसी का लाभ जो है गोरखों ने उठाया और इस तरह की फूट गढ़ शासक पवारों में भी थी। वहाँ भी जो है 1790 ईस्वी के शीघ्र बाद गोरखों ने आक्रमण किया। कब? 1790 के बाद वहाँ पर भी उन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि उसी तरह का जो माहौल था वहाँ पर भी था, ठीक है ना। और वहाँ पर जो है गोरखों ने आक्रमण किया, परंतु चीन द्वारा नेपाल पर आक्रमण करने के कारण गोरखों ने गढ़वाल अभियान जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर संधि कर ली, यानी कुछ समय के लिए रोक दिया और फिर संधि कर ली। परंतु चीन से समझौता होने के बाद गोरखों ने गढ़वाल पर जो है पुनः, यानी कि संधि होने के बाद फिर से जो है 1804 में आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। कब? 1804, ठीक है। कुमाऊं पर गोरखा अधिकार इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। हेडिंग है ये, और मेंस में अगर पीसीएस के एग्ज़ाम में आपसे मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी आप ये जरूर लिखिएगा। जब हर्षदेव को नवाब अवध से सहायता नहीं मिली तो उसने 1790 ईस्वी में गोरखा शासक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। तब तक बहादुर शाह जो है गोरखा राज्य की सीमा काली नदी तक विस्तारित कर चुका था, ठीक है। अब वह स्वयं भी कुमाऊं को गोरखा राज्य में मिलाना चाह रहा था, यानी कि वो खुद भी चाह रहा था कि जो कुमाऊं है वो गोरखा राज्य में मिल जाए, है ना। मतलब खुद को, स्वयं को भी। बहादुर शाह ने काजी जगजीत पांडे, यहाँ पे याद रखें, काजी जगजीत पांडे के मार्फत हर्षदेव जोशी को जो है पत्र लिखा, ठीक है, नोट करिएगा यहाँ पर, कि यदि वह कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखों की मदद करेगा तो उसे कुमाऊं में राज्याधिकार दिए जाएंगे। ये पत्र में लिखा हुआ था। हर्षदेव जोशी ने गोरखा शासक को विश्वास दिलाते हुए कुमाऊं की सभी राजनैतिक कमजोरियों से गोरखों को परिचित करवाकर स्वयं की एक सेना भी संगठित की, ठीक है। एक सेना जो है उन्होंने संगठित कर ली। इस अवसर पर बहादुर शाह ने पूर्व कुमाऊं शासक मोहन चंद्र से हुई संधि को जो है भुला दिया। दक्षिण एशियाई और प्रवासी, ठीक है, ये नेक्स्ट है, यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन करिएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। जनवरी 1790 ईस्वी में बहादुर शाह ने काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह ताफा,
सुब्बा जोग नारायण मल आदि के नेतृत्व में गोरखा सेना को कुमाऊं पर अधिकार करने के लिए जो है भेज दिया। तब जनवरी 1790 में कौन कौन थे इसमें? काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा, सुब्बा जोग नारायण मल। ठीक है, इनको जो है उसने कुमाऊं पर अधिकार करने के लिए भेज दिया गोरखा सेना को। अल्मोड़ा पहुंचते ही जो है महेंद्र चंद गंगोली और लाल सिंह काली कुमाऊं को सेना लेकर गोरखा सैनिकों का सामना करने निकले। कौन? अल्मोड़ा पहुंचते ही कौन? महेंद्र चंद गंगोली और लाल सिंह काली कुमाऊं, ठीक है, वो सेना लेकर जो है गोरखा सैनिकों का सामना करने के लिए निकले। गंगोली में महेंद्र चंद ने गोरखा सेना को पराजित कर दिया था। उसके बाद जब वह चाचा लाल सिंह की मदद को काली कुमाऊं की ओर निकला, उससे पहले ही वह गोरखों से पराजित होकर तराई को जो है निकल चुका था। इस सूचना से घबराकर महेंद्र चंद्र भी, जो उनको जब ये सूचना मिली तो इससे घबराकर जो है महेंद्र चंद्र भी जो है तराई कोटा को निकल गया। इस प्रकार फरवरी 1790 ईस्वी में हर्षदेव जोशी की मदद से गोरखों ने कुमाऊं पर बड़ी सफलता से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसकी मदद से हर्षदेव जोशी, ठीक है, याद रखेंगे, कुमाऊं पर बड़ी सफलता स्थापित की। ठीक है, और चंद्र राजवंश सदैव के लिए जो है समाप्त हो गया। पिछले दशकों से विस्तरित राज्य अधिकारियों के स्वार्थपरक षड्यंत्रों से पीड़ित स्थानीय जनता ने स्वदेशी सत्ता की समाप्ति पर दुखी होने के बावजूद विदेशी सत्ता का जो है सक्रिय विरोध भी नहीं किया था। ठीक है, याद रखेंगे, विरोध नहीं किया था। ठीक है, ये सेंटेंस के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार महत्वाकांक्षी व स्वार्थी हर्षदेव जोशी की सहायता मिलने के कारण गोरखों को अपनी राज्य सत्ता स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके एवज में जो है गोरखों ने सभी जोशी बिरादरी, यानी कि जितनी भी जोशी बिरादरी थी, उनको अपनी राज व्यवस्था में विभिन्न पदों में नियुक्त कर दिया। इनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण समुदाय व जाति के लोगों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। मोहनचंद का राज्य समाप्त कर यह अवसर जो है हर्षदेव के लिए सुखद था। यही नहीं, गोरखा उससे विभिन्न विषयों पर सलाह लेते रहते थे। ठीक है, इससे हर्षदेव, साथ में हर्षदेव ने गोरखों को गढ़वाल राज्य पर भी अधिकार करने हेतु जो है प्रोत्साहित किया। किसने किया? हर्षदेव ने। तभी उन्होंने गढ़वाल पर भी जो है आक्रमण किया था। इस बीच 1791 ईस्वी में चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया, जिस पर नेपाल से काजी जगजीत पांडे के नाम पर जो है पत्र आया कि गढ़वाली राजा को कुमाऊं हर्षदेव जोशी को सौंपकर वापस नेपाल आए। ठीक है, उस समय गढ़ शासक पराक्रम शाह ने सेनापति अमर सिंह थापा को बताया कि वे कुमाऊं हर्षदेव जोशी को ना दे, यानी कि अमर सिंह थापा को बताया, किसने? पराक्रम शाह ने, कि वह कुमाऊं को हर्षदेव जोशी को ना दे, क्योंकि वह बहुत बड़ा धोखेबाज व्यक्ति है। इस पर थापा ने जोशी को कैद कर लिया। बाद में वह किसी प्रकार गोरखों के कैद से मुक्त हो पाया। ठीक है, अब है यहाँ पर ब्राह्मणों पर नया टैक्स, ये हेडिंग है। ठीक है, पॉइंट भी है एक तरीके से और हेडिंग है। गोरखा शासक ने पूर्व ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था, यानी कि गोरखा शासन से पूर्व जो है ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। याद रखेंगे आप ये पॉइंट। ठीक है, परंतु 1797 ईस्वी में जब बम शाह व रुद्रवीर शाह को कुमाऊं की सत्ता सौंपी गई, तो उन्होंने ब्राह्मण काश्तकारों पर, यानी कि ब्राह्मणों पर जो है कुशही नामक नया भूमि कर लगाया था। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखेंगे आप ये पूरा पॉइंट। इसमें एक दो क्वेश्चन जो है आराम से बन के आ सकते हैं। ठीक है, कुशही किससे संबंधित है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर गोरखा शासन से पूर्व करके पूछा जा सकता है ना, कर था या नहीं था ब्राह्मणों पर, याद रखना नहीं था।
परंतु 1797 ईस्वी में जब बम शाह व रुद्रवीर शाह को कुमाऊं की सत्ता सौंपी गई तो उन्होंने ब्राह्मणों पर जो है कुशही नामक नया भूमि कर लगाया। पूछा जा सकता है कुशही कौन सा कर है, किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो याद रखना भूमि कर है, ठीक है, और ब्राह्मणों पर लगाया गया था। यह कर प्रति ज्यूला यानी कि 6 से 13 एकड़ 5 रुपए के हिसाब से दिया जाता था। कहा जाता है कि यह कर राजनीति में भाग लेने वाले या गोरखों के विरुद्ध गतिविधियों में हिस्सेदारी करने वाले ब्राह्मणों को आतंकित करने के उद्देश्य से लगाया गया था, जिसे मय बकाये के वसूला जाता था। जो ब्राह्मण शांत जीवन बिताते थे उनसे यह कर नहीं लिया जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर गढ़वाल में गोरखा राज्य विस्तार, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। कुमाऊं पर गोरखा आधिपत्य जो हो जाने के पश्चात गढ़वाल राज्य का अस्तित्व भी जो है संकट में था। हर्षदेव जोशी गोरखा राज्य का गोरखा सैन्य अधिकारियों को यानी कि हर्षदेव जोशी ने ही करा ना ये सब चीज़ें, तो उसी ने प्रोत्साहित किया गोरखों को कि गढ़वाल पर भी आप अधिकार करो। वहाँ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया फिर, ठीक है। तो हर्षदेव जोशी गोरखा सैन्य अधिकारियों को गढ़वाल पर अधिकार हेतु प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि हर तरह की मदद भी कर रहा था। परंतु हर्षदेव की तरह गढ़वाल में कोई ऐसा नहीं था जो अपने राजा से असंतुष्ट था, ना ही अवसरवादी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में गोरखा सैनिकों को विरोध की संभावना अधिक थी, ठीक है, कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल में। इसलिए गोरखों को गढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु विशेष तैयारियां करनी पड़ी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए गढ़ शासक प्रद्युमन शाह ने गढ़वाल की सीमाओं में स्थित गढ़ों यानी कि किले, ठीक है, किलों में सेना को सतर्क कर दिया था। किसने? प्रद्युमन शाह ने, ठीक है। राज्य और स्थानीय प्रशासन इसमें समझेंगे हम। टाइप करते समय ना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे गोरखों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण एवं संधि, ठीक है, आक्रमण एवं संधि। गढ़वाल शासक प्रद्युमन शाह व उसकी सेना की तैयारी व प्रतिरोध को देखते हुए गोरखा सैन्य अधिकारियों ने अपनी सेना को विभिन्न टुकड़ियों में बांटकर अनेक रास्तों से गढ़वाल पर जो है आक्रमण किया। गोरखाली सरदार गंगाराम ने अल्मोड़ा द्वारा हाट के रास्ते चांदपुर गढ़ों की ओर से आक्रमण किया। कहाँ से? चांदपुर गढ़ों की ओर से, ठीक है, अल्मोड़ा द्वारा हाट, याद रखेंगे। किसने? गंगाराम, ठीक है, जिसका सामना लोहाबगढ़ी की गढ़ सेना ने आगे बढ़कर वेणीताल में किया था। कहाँ पर किया था? वेणीताल में। जहां गढ़वाली सेना ने गोरखा सेना को पराजित किया तथा सरदार गंगाराम को जो है मार दिया, यानी कि यहाँ पर जो है गंगाराम मारा गया और गोरखा सैनिक कुमाऊं की ओर भाग गई। उसके बाद जो है गोरखा सेना जो थी वो कहाँ भाग गई? कुमाऊं की ओर। गोरखा सैनिकों की एक अन्य टुकड़ी ने कोटद्वार के रास्ते लंगूरगढ़ व कोड़िया पट्टी पर जो है आक्रमण किया। कोटद्वार के रास्ते कौन सा? लंगूरगढ़ और कोड़िया, याद रखेंगे आप। यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है? ये कोटद्वार, ठीक है। जहां गढ़ सेना ने गोरखा सेना को पराजित किया था। माना जाता है कि यह युद्ध लगभग 1 साल तक चला था। इस बीच गोरखा सैनिकों ने लंगूरगढ़ के पास ही जो है डेरा डाल लिया और पड़ोस के गांवों में लूटमार मचानी शुरू कर दी। यानी कि उन्होंने लंगूरगढ़ में वहाँ पे रुक गए, उन्होंने वहाँ डेरा डाल लिया, बस गए एक तरह से थोड़ी देर के लिए। लेकिन और फिर उन्होंने क्या करा? जो आसपास के वहाँ पे जो गांव थे उन्हीं पर जो लोगों को है लूटना शुरू कर दिया, लूट मचानी शुरू कर दी। सलान पट्टी में गोरखों ने इतना आतंक मचाया कि लोग घर छोड़कर जानवरों को लेकर जंगलों को भाग निकले।
यानी कि इतना आतंक फैला दिया उन्होंने कि वहाँ के जो लोग थे वो अपने जानवरों को लेकर जो है जंगलों की तरफ भाग निकले। जो लोग गोरखों के हाथ पड़े उन्हें गोरखों ने अपना दास या दासी बना लिया, है ना, या रोहिलों के हाथों बेच दिया। इस तरह पूरी सलाण पट्टी वीरान हो गई। कौन? सलाण पट्टी ये इलाका है, ठीक है, याद रखिए, गांव है। वहाँ के जो लोग थे वो अपने जानवरों को लेके या तो जंगलों में भाग गए और जो गोरखों के हाथों में आए उनके दास दासी बन गए, या फिर उन्होंने उनको रोहिलियों के हाथ बेच दिया, ठीक है, याद रखिए। परंतु गोरखा सैनिक लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जहाँ पे वो डेरा लगाया उन्होंने वहीं के लोगों को लूटा, ठीक है, लेकिन अब क्या था, समस्या ये थी कि वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी मध्य 1792 में चीन ने नेपाल पर जो है आक्रमण कर दिया, जिस कारण गोरखा सैनिकों को अतिरिक्त सहायता मिलने के स्थान पर काठमांडू से उन्हें संदेश आया कि वह शीघ्र नेपाल आ जाए, क्योंकि वो तो यहाँ पर है और वहाँ क्या हो गया है, नेपाल में चीन ने आक्रमण कर दिया है। तो फिर उनको संदेश गया कि आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए, है ना, काठमांडू से संदेश आया। तो फिर क्या हुआ, गोरखा शासक बहादुर शाह 2 जगह गढ़वाल व चीन से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। और जाहिर सी बात है, अब एक इंसान एक ही जगह पे युद्ध कर सकता है, 2 जगह पर नहीं कर सकता। उसकी रणनीति एक ही जगह पे काम कर सकती है ना, वरना वो दोनों जगह से हारेगा। इस बीच किसी तरह लंगूरगढ़ में जो है असफल होकर लौटना पड़ा उसको। गोरखों के आत्मसम्मान के विरुद्ध था एक तरह से। किसी तरह कप्तान कालू पांडे और अमर सिंह थापा ने साहस जुटाया, यानी वो सोच रहा था कि मैं लौटूं, लेकिन ये जो है उसके सम्मान पे प्रश्न उठता। इसीलिए फिर क्या हुआ, कप्तान कालू पांडे और अमर सिंह थापा ने साहस जुटाया और कुछ सैनिकों को लेकर श्रीनगर पहुंच गए। यह सूचना पाकर गढ़ शासक प्रद्युमन शाह परिवार सहित जो है श्रीनगर छोड़कर रानीहाट चला गया अपने परिवार के साथ, ठीक है। और धरणीधर खंडूरी, याद रखेंगे, यहाँ पर नाम जितने भी आ रहे हैं ये चीजें याद रखने हैं, ठीक है। ये संधि है, धरणीधर खंडूरी संधि हेतु गोरखा शिविर में भेजा गया, जहां गढ़ शासक द्वारा नेपाल सरकार को 3 सहस्त्र रुपया प्रति वर्ष कर दिए जाने की शर्त पर संधि हुई, यानी कि कर दिए जाने की जो है संधि हुई। यद्यपि इस धनराशि में मतभेद भी है। साथ ही गोरखों द्वारा बंदी गढ़वाली जनता को गोरखा दास्तां से मुक्ति पर भी सहमति हुई थी, परंतु रोहिलों के हाथ बेचे गए लोगों को छुड़ाना असंभव था। अतः उक्त संधि के पश्चात गोरखा सैन्य अधिकारी वापस नेपाल चले गए, यानी कि संधि के बाद जो है क्या हुआ, वो नेपाल वापस चले गए। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट है आपका, यहाँ पे खुरबुड़ा युद्ध व गढ़वाल पर अधिकार, ठीक है, याद रखना है। खुरबुड़ा है ये, ठीक है। गणराज्य मानवीय व प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त था। उन परिस्थितियों का गोरखों ने पूर्ण लाभ उठाया। सितंबर 1803 में अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया आदि सैनिकों सहित श्रीनगर पहुंचे। इनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। आप मेरे लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा उत्तराखंड का जो इतिहास है वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। वहाँ पे आप एशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में ये दोनों पार्ट के बारे में आप वहाँ पर जानेंगे। अगर आपको पूरा मैराथन देखना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 टॉपिक हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो आता है उत्तराखंड में, एक था आपका गोरखा शासन, एक है ब्रिटिश शासन। तो मैंने कल ही आपको बोला था कि मैं ये पूरा डिस्क्रिप्शन में मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो वही चीज़ मैं आपको आज बता रही हूँ, ठीक है। फिर क्या था, ये जब सैनिकों सहित श्रीनगर पहुंच गए उससे पहले ही प्रद्युमन व पराक्रम शाह देहरादून पहुंच चुके थे, ठीक है। यह खबर गोरखों को मिलते ही उन्होंने भी दून की ओर जो है प्रस्थान किया। मार्ग में गण प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार किए। अक्टूबर 1803 ईस्वी में गोरखों ने दून पर भी जो है अधिकार कर लिया। उसी समय कंपनी सरकार ने सहारनपुर पर अधिकार कर लिया था। दून पर गोरखा अधिकार की खबर पाते ही प्रद्युमन शाह ने कनखल में शरण ली थी, ठीक है, याद रखेंगे, कनखल में।
दक्षिण एशियाई और प्रवासी, इनके बारे में जानेंगे। ये हेडिंग है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थात इस बीच अमर सिंह थापा व ये गलती से यहाँ टाइप हुआ है, ठीक है, ये है नहीं, चलिए। अर्थात इस बीच अमर सिंह थापा व सैन्य अधिकारी श्रीनगर अपनी राज्य व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाए थे कि सूचना आई। दोन में प्रद्युमन शाह सेना लेकर पहुंच गया है। प्रद्युमन ने अपने परिवार को कनखल में छोड़कर सहारनपुर से किसी तरह धन एकत्रित कर व लंढौर के गुजर सरदार रामदयाल सिंह की सहायता से सेना एकत्रित कर दोन के कुछ भाग पर जो है अधिकार कर लिया। तभी श्रीनगर से अमर सिंह थापा, भक्तिवीर थापा व रणजीत कुंवर के नेतृत्व में गोरखा सेना दून पहुंच गई। जनवरी 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, जिस युद्ध में प्रद्युमन शाह के साथ भाई पराक्रम शाह, प्रीतम शाह तथा तीनों पुत्र सुदर्शन शाह व देवी सिंह भी थे। युद्ध स्थल में अचानक रणजीत कुंवर को जो है गोली से प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। कुंवर की गोली से, ठीक है, रणजीत कुंवर की गोली से जो थे प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए। फलतः पराक्रम शाह नालागढ़ को व सुदर्शन शाह देवा सिंह, ठीक है, कनखल पहुंच गए। इस प्रकार प्रद्युमन शाह की मृत्यु के साथ संपूर्ण गढ़वाल पर स्वदेशी सत्ता के स्थान पर गोरखा सत्ता स्थापित हो गई। यह खबर सुनते ही दून सहित पूरे गढ़वाल क्षेत्र में खलबली व आतंक फैल गया। लोग घरों को छोड़कर जंगलों की ओर भाग निकले, ठीक है। उक्त विजय के पश्चात गोरखों ने सामान्य जन, मौलाराम, सकलानियों, खंडूरियों आदि गण राज्य अधिकारियों को विश्वास में लेकर तथा उन्हें जागीरें देकर अपने पक्ष में कर श्रीनगर में अपनी राज्य सत्ता जो है स्थापित की। अर्थात अब संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा साम्राज्य स्थापित हो गया और उत्तराखंड की विवश जनता को विदेशी अधीनता जो है स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है। अब जानेंगे यहाँ पर गढ़वाल व्यवस्था, ठीक है, ये हेडिंग है। गोरखा शासन काल में कौन? हस्तिदत्त चौतरिया गढ़वाल पूर्व 3 तहसीलों यानी कि 84 पट्टियों में विभाजित रहा। उसके अधीनस्थ प्रमुखों में अष्टदत्त थापा, काजी रण बहादुर और परशुराम थापा थे। गढ़वाल में जो व्यक्ति निर्धारित राजस्व राशि या अपराध राशि चुकाने में असमर्थ होता था, उन्हें हरिद्वार हर की पौड़ी में भीमगौड़ा के पास दास दासी के रूप में जो है बेच दिया जाता था। जिनकी आयु लगभग 3 वर्ष से 30 वर्ष तक होती थी, तब वहाँ पंजाबी ऊँट 75 रुपये, सामान्य घोड़ा 250 से 300 रुपयों में बिकते थे। परंतु अभागे गढ़वाली स्त्री पुरुष बच्चे 10 रुपये से 150 रुपये तक में बिकते थे। सोचिए वहाँ की स्थिति उस समय क्या हो गई थी, ठीक है। बहुत से गढ़वाली महिला व बच्चों को गोरखा सैनिक रखेल या दास के रूप में भी अपने पास रखते थे, जो उनका सामान ढोने का भी काम करते थे। अब आते हैं गोरखा शासन प्रबंध के बारे में। सोचिए उन्होंने कितना अत्याचार किया है एक समय का, है ना। लेकिन ये इसलिए था क्योंकि छोटी छोटी रियासतें होती थी, है ना। कोई किसी को लूट रहा है, फिर वो आगे जाके दूसरे को लूट रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये चीज़ें चल रही थी। ऊपर आपने जो पढ़ा है, जैसे कि गोरखों ने किस तरीके से जो है कैसे कुमाऊं और गढ़वाल सहित जो है संपूर्ण उत्तराखंड पर अपनी जो है राज सत्ता स्थापित की, जिसे सैनिक शासन के नाम से जाना जाता है। गोरखों के आगमन से पूर्व कुमाऊं गढ़वाल एक स्वतंत्र राज्य थे, जहां राजा के नेतृत्व में मंत्री मंडल स्थापित होता था, जैसे दीवान, दफ्तरी, वजीर, फौजदार व राजगुरु, ठीक है, राजगुरु आदि जो सामूहिक
रूप से राजा को सलाह मशवरा देते रहते थे। बहुत सारे महत्वपूर्ण मामलों में राजा बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के जो है निर्णय नहीं ले सकता था। भाषा, बोली, समाज, धर्म आदि परंपराओं में एकता व अपनत्व यानी कि अपनापन था, है ना। यह सब गोरखा शासन में काल में जो समाप्त हो गया तथा उत्तराखंड एक विजित प्रदेश मात्र रह गया। अब उत्तराखंड का शासन प्रशासन नेपाल से संचालित हो रहा था। कुमाऊं गढ़वाल के जिन व्यक्तियों को अनुभव के आधार पर कुछ पदों पर बैठाया भी गया था, वो सभी उनके कृपा पात्र थे। यानी कि जिन पदों पर उनको बैठाया भी गया कुमाऊं गढ़वाल के जिन व्यक्तियों को, वो उनके कृपा पात्र थे, क्योंकि उच्च पदों पर गोरखों ने ही उनको नियुक्त किया था, है ना। अब जानेंगे यहाँ पर शासन व्यवस्था। गोरखों ने अपनी शासन व्यवस्था चलाने हेतु योग्यता को मानक नहीं रखा, परंतु राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन पर सिर्फ गोरखों को ही नियुक्त किया गया। संभ्रांत परिवारों का उत्पीड़न हुआ, उनकी जागीरें समाप्त कर दी गई। दीवान, वजीर, राजगुरु आदि पद समाप्त कर सिर्फ दफ्तरी का जो है पद रखा गया। फौजदारी या न्यायालय स्थापित रखे। कमीण व स्याणे नियुक्ति किए गए, जिनका मुख्य कार्य क्या था, राजस्व वसूली करना, ठीक है, और राजकोष में जमा करना। एक तरह से ये लोग गोरखा राज्य के आर्थिक ढांचे के आधार स्तंभ थे, जो ब्रिटिश शासन काल में भी बने रहे। यह लोग राजस्व वसूली के साथ निश्चित अंश अपने पास भी रखते थे। कमीण व सयाणों को अपने निर्वाह हेतु कुछ भूमि भी दी जाती थी, जो राजस्व मुक्त होती थी। सैनिक, कमीण, सयाणे व ग्राम प्रधान आदि सभी का भार ग्रामीण कृषकों पर ही था। इस लूट खसोट तथा निरंतर उत्पीड़न से परेशान होकर, ठीक है, मात्रा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कृषक वर्ग अपने अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह बस जाते थे या मैदानी क्षेत्रों में बस जाते थे। प्रवास में जाने की यह प्रक्रिया पूरे गोरखा शासन काल में बनी रही। यानी कि जो जितनी भी प्रक्रिया थी कि पूरे जो जब तक गोरखा शासन काल रहा तब तक ये प्रक्रिया जो है बनी रही। गोरखों ने कुमाऊं से पहला बंदोबस्त 1791 से 92 ईस्वी में किया था, जो मुख्यतः मालगुजारी के संबंध में था, जिसमें प्रत्येक 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स, प्रत्येक वयस्क पुरुष से भी 1 रुपया टैक्स मांगा, यानी कि पॉल टैक्स जिसको बोलते हैं वो लिया जाता था। बुरई पिछही, याद रखेंगे ये टैक्स का नाम है, बुरई पिछही नाम से जो है टैक्स जो है सालाना प्रत्येक परिवार से 2 रुपया टैक्स लिया जाता था। इसी तरह गढ़वाल में भी जो है 1804 ईस्वी में बंदोबस्त किया गया। प्रारंभ में पूर्व से चली आई भू व्यवस्था के आधार पर प्राप्त राजस्व ही बरकरार रखा। आगे अनेक गांवों को भी जोड़कर वहां सैनिक ठिकाने जो है स्थापित किए गए। प्रत्येक क्षेत्र में सैन्य अधिकारी नियुक्त किए गए, जो वहां राजस्व वसूली कर अपने वेतन आदि की व्यवस्था करते थे। भू राजस्व निश्चित करते समय भू उत्पादकता का ध्यान न रखकर सैन्य वेतन निश्चित किया गया। गढ़वाल में दूसरी भू व्यवस्था 1811 से 1812 ईस्वी में की गई। इसमें कुछ हद तक भू उत्पादन ध्यान में रखा तथा प्रत्येक गोरखा क्षेत्र का जो सीमा निर्धारण किया गया, क्योंकि गोरखा क्षेत्र का जो है सीमा निर्धारण किया गया। मंदिरों के रख रखाव व पूजा हेतु स्थानीय शासकों ने गूढ़ व्यवस्था बनाई हुई थी। उसने गोरखों ने हस्तक्षेप नहीं किया उसमें जो था, ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ ग्रामों की भूमि मंदिरों को अर्पित की गई जाती थी आदि। इसके अतिरिक्त गोरखों ने खनिज संपदा का भी पूरा दोहन किया, ठीक है। कलाकारों तथा कुटीर उद्योगों की अवहेलना की गई। शिक्षा चिकित्सा की और ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि उस समय शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह पे जो है ध्यान नहीं दिया गया। छुटपुट मंदिर व धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया, ठीक है, याद रखेंगे ये चीजें। अब आ रहे हैं हम न्याय व्यवस्था पर।
गोरखों की कोई निश्चित न्याय व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, याद रखें, कोई न्याय व्यवस्था उनकी नहीं थी। हर अधिकारी अपने पदानुसार फैसला ले लिया करता था। फिर गढ़वाल में उन्होंने 3 तहसील श्रीनगर, लगूर और चांदपुर, याद रखेंगे गढ़वाल में कौन कौन सी हैं, श्रीनगर, लगूर और चांदपुर, गढ़वाल में, ठीक है, जिनमें न्यायाधीशों की मदद को कारदार, जमादार व अमलदार 3 सैन्य अधिकारी होते थे। जमींदार होगा यहाँ पे, ठीक है, जमींदार। कुमाऊं में दीवानी व फौजदार के छोटे मामले फौजी अधिकारी देखते थे। बड़े मामले दैशिक शासक फौजी अधिकारियों की मदद से करते थे। इनकी अनुपस्थिति पर विचारी सुनवाई करते थे, ठीक है। वादी प्रतिवादी के मौखिक बयान होते थे। हरिवंश उठाने को कहा जाता था। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ना होना या सरहद का मामला आदि में अग्नि परीक्षा होती थी, जिसे दिव्य कहते थे, जिसके अलग अलग तरीके थे, ठीक है। अब है गोला द्वीप, गर्म लोहे की छड़ हाथ में रखकर कुछ दूर चलना। तराजू द्वीप, पत्थरों से तोलना, अर्थात संभावित अपराधियों को एक दिन पत्थरों से तोलकर सुरक्षित स्थान पर रखकर दूसरे दिन फिर तोला जाता था। भारी होने पर निर्दोष व हल्का होने पर दोषी माना जाता था। कढ़ाई द्वीप, यानी कि गर्म तेल में हाथ डालकर ना जलने पर निर्दोष माना जाता था। देखिए, गर्म तेल में अगर हाथ डालेंगे तो वो जलेगा ही, चाहे इंसान कितना भी सच्चा क्यों ना हो, है ना। ऐसे ही और अन्य न्याय के तरीके थे, जैसे तीर का दीप, ठीक है, नहीं तैरना, आने वालों को पानी की कुंड में डुबोना, ठीक, जहर देना, धन के मुकदमे में रुपए, मतलब सारे दंड इस तरीके के थे कि इसमें व्यक्ति को नुकसान होना ही होना है, चाहे वो जितना भी सच्चा क्यों ना हो, ठीक है। धन के मुकदमे में रुपए, जमीन के मुकदमे में उस जमीन का मिट्टी मंदिर में रखी जाती थी। यदि 6 महीने के अंदर संबंधित परिवार में मृत्यु होने पर देवी प्रकोप समझकर संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जाता था। मृत्यु दंड के अतिरिक्त गोरखों द्वारा अंग भंग की सजा भी दी जाती थी। डबराल के अनुसार जो है गोरखों ने लौ दंड से कठोर शासन किया था, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार उनकी मनमर्जी पर निर्भर था, जो रिश्वत, खुशामद, चुगली तथा स्वार्थ से प्रभावित होते रहते थे। अर्थात गोरखों की न्याय एवं दंड व्यवस्था को अमानवीय कहा जाता है, पूरी तरीके से थी, है ना। अब जानते हैं यहाँ पर हम कर प्रणाली, ठीक है। गोरखों ने अपने शासन, प्रबंध एवं सैन्य व्यवस्था को चलाने हेतु तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक कर निर्धारित किए थे, जिनकी वसूली कमीन, सयाणे व गोरखा सैन्य अधिकारी कठोरता के साथ करते थे। करों में किसी प्रकार की छूट किसी भी दशा में नहीं दी जाती थी, जिनमें मुख्य कर निम्न थे। पहला है आपका पुगाड़ी या पुगड़ी, यानी कि भूमि कर, ठीक है, जिसे पहले से चली आ रही कर व्यवस्था को काफी गुना बढ़ा दिया था। सबसे अधिक आमदनी इसी कर से होती थी। नेक्स्ट है सलामी। इसे नजराना के रूप में लिया जाता था, जो मुख्यतः अधिकारियों को नजराना या भेंट के रूप में दिया जाता था। थर्ड है आपका मौकर। यह कर कुमाऊं में घरही, पिछई, जो भी हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, तथा गढ़वाल में मौकर यानी कि प्रत्येक मवासे पर के नाम से जो है विदित था। प्राय एक मकान में एक ही मौ यानी कि परिवार, ठीक है, रहता था। बद्री दत्त पांडे के अनुसार मौकर सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही लिया जाता था। अब है घीकर।
यह दुधारू पशुओं के नाम से लिया जाता था। दूध देने वाले पशुओं की संख्या प्रतिवर्ष घटते बढ़ते रहती थी। 1805 ईस्वी में निर्धारित कर राशि जो थी 1851 ईस्वी तक बनी रही। नेक्स्ट है मिझारी। यह कर चर्मकार व शिल्पकारों के विभिन्न शिल्पों यानी कि उनके कुटीर उद्योगों पर लगाया जाता था, जो उनके शिल्पों की उन्नति में बाधक था। नेक्स्ट है टांट कर। ठीक है, यह शिल्प आय पर लगाया गया दूसरा कर था, यानी कि दो, एक मिझारी और एक टांट कर। ठीक है, याद रखेंगे। यह कर केवल कोलियों से ही नहीं, हर प्रकार के वस्त्र बुनने वालों से भी लिया जाता था। नेक्स्ट है सोनिया फागुन। यह कर गोरखों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु लिया जाता था, यानी कि उनके द्वारा मनाए जाने उत्सवों की जो व्यय होता था उसकी पूर्ति के लिए लिया जाता था। साथ में इन उत्सवों में हेतु जो है भैंस व बकरे भी देने होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज पूरा जो है गोरखा शासन पूरा करा। यहाँ पे हमने कर व्यवस्था को जाना, उनकी न्याय दंड व्यवस्था को भी जाना, है ना, जो बहुत ही अन्यायपूर्ण थी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पुनः फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको यही नोट्स देखने हैं। ठीक है, गोरखा शासन में और कुछ नहीं देखना है, यही देखना है। इसके बाद हम कल करेंगे ब्रिटिश शासन का अधिकार किस तरीके से रहा उत्तराखंड में। फिर हमारा जो है उत्तराखंड का जो है हिस्ट्री से रिलेटेड सारे नोट्स फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम PYQ करेंगे और इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज जितने भी प्रश्न होंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।